ओके तो बच्चों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो उस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था जो कंप्यूटर जो हमारी पूरी टर्म है, ठीक है, ये पूरी टर्म हमारी किससे निकली है। दिस कंप्यूटर टर्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम द टर्म कंप्यूट, ओके, एंड कंप्यूट सिंपली मीन्स कैलकुलेशन। Compute simply means calculation, means the device or the machine which performing the automatic calculation, we can say it's a computer, okay। तो ये सिंपल सी इसका जो वर्ड है, इस वर्ड का स्प्लिटिंग था। और इसके बाद में कंप्यूटर की जो डेफिनेशन है जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या डेफिनेशन है कंप्यूटर की, ये डेफिनेशन आपको मालूम होना चाहिए। कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर इज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का क्या मतलब है, बिकॉज इट वर्क्स ऑन द डीसी करंट। तो करंट हमारे पास क्या है, एसी करंट है और डीसी करंट है। तो कंप्यूटर के जितने भी इक्विपमेंट हैं, कंप्यूटर के अंदर जितने भी इक्विपमेंट लगेंगे सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस हैं, जैसे नेंड गेट हो गया, एंड गेट हो गया, फ्लिप फ्लॉप हो गया, इस तरीके के जो डिवाइसेस हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इसमें यूज़ होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी से ये पूरा काम होता है। दैट्स वाई दिस इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। So computer is a electronic device which input some data, process it and gives you the output. Process it and gives you the output. So this is the very simplest definition. Gives output. तो बच्चों कंप्यूटर में या जब हम प्रोग्राम भी बनाएंगे तो देखो ये तीन टर्म आपको बिल्कुल क्लियर मालूम होनी चाहिए। क्या क्या टर्म है हमारे पास, वन इज़ कॉल्ड इनपुट, वन इज़ कॉल्ड प्रोसेस एंड वन इज़ कॉल्ड आउटपुट। जनरल लाइफ में भी जो हमारा काम होता है वो इसी फॉर्म में होता है, या किसी से भी अगर आपको काम करवाना है तो इसी प्रोसेस, इसी मेथड के थ्रू वो काम होता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर इज़ अ मशीन, और मशीन से हम चाहते हैं कि मशीन कोई काम हमको करके दे। क्या देना पड़ेगा, सबसे पहले क्या काम होगा, हमको कंप्यूटर को इनपुट देना पड़ेगा, ठीक है। इनपुट कैसे देंगे, हम इनपुट देने के डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, मतलब जो इंस्ट्रक्शन जो हमको वर्क करना है वो उसको बताना है कि क्या काम करना है। इनपुट हम देंगे कीबोर्ड माउस के थ्रू, जो भी हमारी इंस्ट्रक्शन है वो कंप्यूटर के पास जाएगी, कंप्यूटर उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा और फिर हमको क्या देगा, आउटपुट देगा। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। हमारा जो दिमाग है या हम जो जनरल लाइफ में जो काम करते हैं वो भी कुछ इसी तरीके से होता है। जैसे मान लो टीचर ने आपसे कहा कि 10+5 करना, ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले जो 10+5 होगा मतलब ये आपको इनपुट मिला है कि आपको 10+5 करना है। तो आप क्या करेंगे, 10 और 5 आपको मिला है, तो सबसे पहला काम क्या होगा कि 10 और 5 को आपको प्लस करना है। ये आप अपने दिमाग में स्टोर करेंगे कि मुझे क्या करना है, 10 और 5 को प्लस करना है। तो ये इंस्ट्रक्शन आपको मिली, इससे आप इनिशिएट होंगे। फिर क्या करेगा हमारा जो दिमाग है वो क्या करेगा, 10+5 को परफॉर्म करेगा और जो उसका रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को कैलकुलेट करेगा। तो जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, दिस कम्स इन अ प्रोसेस पार्ट। और जब हमने कैलकुलेशन कर ली है, जो रिजल्ट हमको मिलना है वो रिजल्ट हमको मिल गया है, तो उस रिजल्ट को हम क्या कर देंगे, आउटपुट दे देंगे। मतलब जिसने हमको इनपुट दिया था, ठीक है, उनको हम वापस रिटर्न कर देंगे, दैट इज दिस इज योर आउटपुट, सो दिस इज आवर रिजल्ट। बात समझ में आ गई। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में इनपुट जैसे कीबोर्ड और माउस के थ्रू या और भी इनपुट डिवाइसेस हो सकते हैं, उनके थ्रू हम इनपुट देंगे। प्रोसेस जो होगा वो कौन करेगा, ऑब्वियसली जो हमारा CPU होता है वही प्रोसेस करता है। CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अभी इसको डिटेल में हम देखेंगे, पूरा इसका ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। CPU के अंदर बेसिकली बच्चों दो कंपोनेंट होते हैं, ये बचपन में आपने देखा होगा, ALU एंड CU। ALU स्टैंड फॉर अरिथमेटिक, क्या फुल फॉर्म है इसकी, अरिथमेटिक लॉजिक। और CU की क्या फुल फॉर्म है हमारे पास, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट। तो बच्चों CPU एक्चुअल में तो क्या होता है, CPU एक तरीके की एक चिप होती है, एक IC होती है। व्हाट इज दिस, CPU इज अ सिंगल IC, सिंगल IC होती है। इस तरीके से इसमें लेग्स निकली होंगी और आपको पता है जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है सब में क्या यूज़ होगी, हमारे पास IC यूज़ होगी। IC स्टैंड फॉर, IC स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट।
तो इस तरीके की एक सिंगल आईसी होती है। पहले के जो कंप्यूटर आते थे तो उसमें क्या होता था कि एएलयू और सीयू इन दोनों के लिए अलग अलग आईसी यूज़ होती थी, लेकिन बाद में जैसे जैसे एडवांसमेंट हुआ तो एएलयू और सीयू दोनों के लिए एक ही आईसी यहाँ पर इस्तेमाल होने लगी। तो सिंगल आईसी होती है जो कि दोनों काम करके देती है। ठीक है, मतलब वो एएलयू का भी काम करेगी वही आईसी और वही आईसी सीयू का भी काम करेगी। तो एएलयू का काम एक्चुअल में क्या होता है, एएलयू आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, मतलब जो कैलकुलेशन वाला काम है वो एएलयू करेगा। सीयू एक तरीके से क्या होगा, कंट्रोल यूनिट होगा। तो मतलब जो आपके कंप्यूटर पे जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट हैं, चाहे वो इनपुट डिवाइस कनेक्ट है, आउटपुट डिवाइस कनेक्ट है, जितने भी डिवाइस कनेक्ट है, तो हर एक डिवाइस की जो कंट्रोलिंग होती है, किस डिवाइस को एक्टिवेट करना है, किस डिवाइस को एक्टिवेट नहीं करना है, ठीक है, किसने इंस्ट्रक्शन दी है, किसको एक्सेप्ट करना है, किसको नहीं करना है, तो सारी कंट्रोलिंग, सारे डिवाइसेस की जो कंट्रोलिंग है वो कौन करेगा, सीयू करेगा। ठीक है, जैसे आपको किसी ने इनपुट दिया 10 और 5 को प्लस करना है, लेकिन अगर उस वक्त आपने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, उस वक्त आपका ध्यान कहीं और था, ठीक है, तो आपको वो इनपुट, मतलब आपके पास आया इनपुट लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर सीयू ये चीज़ मॉनिटर करता है कि क्या इनपुट हमको मिल रहा है और कुछ उसको प्रोसेस करना है कि नहीं करना। अगर सीयू वहाँ पर एक्टिवेट नहीं है, आपके कीबोर्ड माउस एक्टिवेट नहीं है, तो वो इनपुट आपको नहीं मिलेगा। तो डिफरेंट डिवाइसेस को एक्टिवेट करने के लिए अगर प्रिंट कमांड दी है तो प्रिंटर को एक्टिवेट करना, वहाँ से प्रिंट निकालना, तो ये सारी जो इंस्ट्रक्शंस सारे डिवाइसेस को कंट्रोल करना, दिस कम्स इन अ सीयू यूनिट। तो एएलयू और सीयू ये दोनों काम हमारी ये जो सिंगल आईसी होती है यही करती है। ठीक है, और इस सिंगल आईसी को हम क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। तो जब आप कंप्यूटर खरीदते हैं तो आपको पता होगा हम क्या कहते हैं सबसे पहले कि आपको कौन सा प्रोसेसर चाहिए। ठीक है, जैसे अभी करंटली कौन कौन से प्रोसेसर चलते हैं, जैसे पहले इंटेल P4 प्रोसेसर चलता था, फिर i3 भी चलता है, i5 भी प्रोसेसर आता है, i7 भी आता है, ड्यूअल कोर प्रोसेसर आता है, कोर टू डियो आता है, कई सारे प्रोसेसर, इनके नाम सुने होंगे आपने। AMD भी प्रोसेसर का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ क्या है, ये अलग अलग इनकी फ्रीक्वेंसी होती है, अलग अलग स्पीड होती है, उसके हिसाब से इनको कैटेगराइज किया गया है। तो मेनली तो पहले तो क्या होता था कि सिंगल प्रोसेसर आता था, एक ही प्रोसेसर होता था, उसकी स्पीड के हिसाब से ये P2, P3, P4 प्रोसेसर होते थे। फिर क्या किया गया कि पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए, ताकि ज़्यादा काम एक साथ हो, तो डुअल कोर हो गए, मतलब एक ही कंप्यूटर में जो सिंगल चिप होती थी वो एज ए 2 CPU का काम करती थी। तो अगर एक बिजी है तो दूसरा उसमें एग्जीक्यूशन कर लेता था, तो वो डुअल कोर हो गए, मतलब 2 CPU एक साथ हो गए। i3 का मतलब ये हुआ कि 3 CPU उसमें पैरेलल में प्रोसेस कर सकते हैं। 5 का मतलब 5 CPU एक साथ पैरेलल में प्रोसेसिंग कर सकते हैं। i7 का मतलब 7 CPU एक साथ प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो अगर 7 CPU होंगे तो हमको उतनी ज़्यादा एग्जीक्यूशन यहाँ पर मिलेगी। तो जितना एग्जीक्यूशन का जो काम है, समझ में आई बच्चों बात, तो ये क्या होगा, आपका माइक्रो प्रोसेसर होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो कंप्यूटर का जो बेसिक फंक्शनल कंपोनेंट है, मतलब फंक्शनल कंपोनेंट मतलब किस तरीके से बेसिक प्रोसेसिंग कंप्यूटर की होती है, तो ये ब्लॉक डायग्राम आपकी बुक्स में और सब में बना रहता है। ठीक है, ये डायग्राम हमें मालूम होना चाहिए। क्या है, बीच में हमारे पास क्या होगा, हमारा CPU होगा। ठीक है, इस तरफ क्या होगी, हमारे पास इनपुट यूनिट होगी, या इसको हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, प्रोसेस यूनिट भी कह सकते हैं, प्रोसेस यूनिट। ठीक है, और इस तरफ क्या होगी, हमारे पास आउटपुट यूनिट होगी। ठीक है, तो इनपुट यूनिट से प्रोसेस करने के लिए इनपुट दिया जाएगा और CPU जो प्रोसेस कर देगा तो उसके बाद में जो रिजल्ट है वो हमको आउटपुट यूनिट से मिल जाएगा। लेकिन CPU देखिए, यहाँ पर CPU के अंदर मैंने 2 कंपोनेंट आपको बता दिए, ALU प्लस CU, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट प्लस कंट्रोल यूनिट। लेकिन जो CPU होता है ये सिर्फ प्रोसेसिंग का ही काम करता है, स्टोरेज का काम नहीं होता है इसमें, और बगैर स्टोरेज के किसी चीज़ को प्रोसेस नहीं किया जा सकता। जैसे आपसे कहा कि 10 + 5 कीजिए, लेकिन 10 और 5 को आपको स्टोर तो करना ही पड़ेगा। अगर आपने स्टोर नहीं किया तो आप किसको प्लस करेंगे। तो इसके लिए अगर हमको कोई चीज़ स्टोर करनी है तो क्या चाहिए, हमको मेमोरी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर क्या यूज़ होती है, मेमोरी यूज़ होती है। और मेमोरी भी कंप्यूटर में कितने टाइप की होगी, मेमोरी का मतलब क्या है, मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर द डेटा। डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी यूज़ होगी।
और मेमोरी कितने टाइप की है? दो तरीके से डेटा स्टोर होते हैं हमारे दिमाग में भी, दो तरीके से स्टोर होते हैं, एक टेम्परेरी स्टोरेज और एक परमानेंट स्टोरेज। टेम्परेरी मतलब आपको जो कहा गया वो आपने किया, बस काम खत्म हो गया, उसके बाद हमको उस इंफॉर्मेशन उस डेटा से कोई मतलब नहीं। परमानेंट स्टोरेज मतलब वो हमेशा के लिए सेव रहेगा। तो कंप्यूटर में भी दो तरीके की मेमोरी होती है, वन इज़ कॉल्ड टेम्परेरी, वन इज़ कॉल्ड परमानेंट। ओके, तो जो टेम्परेरी मेमोरी होती है उसको हम क्या कहते हैं? मेन मेमोरी भी कहते हैं, मेन मेमोरी। ठीक है, तो इसके साथ में इंटरेक्शन होता है। ठीक है, इससे इनपुट जाएगा भी और इससे आउटपुट आएगा भी। तो जो सीपीयू जो प्रोसेस करेगा वो मेन मेमोरी में जो डेटा होगा उसी को प्रोसेस करेगा। और अगर हमको परमानेंट स्टोरेज चाहिए तो बीच बीच में सीपीयू परमानेंट स्टोरेज के साथ भी कम्युनिकेशन करेगा। सो व्हाट इज दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज। तो बच्चों सबसे पहला काम क्या होगा कि जो इनपुट यूनिट है वो क्या देगी? अपनी इंस्ट्रक्शन देगी। ठीक है, कीबोर्ड माउस किसी के थ्रू भी हम इनपुट देंगे। अब देखिए यहाँ पर एक और काम है कि जो इनपुट दिया जाएगा वो किस फॉर्म में दिया जाएगा? यूज़र अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में होगा। मतलब यूज़र जो इनपुट देगा वो किस में फॉर्म में देगा? इंग्लिश में, हिंदी में, जिस तरीके से भी वो इनपुट देता है उस तरीके से इनपुट देगा। लेकिन जो सीपीयू है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को ही प्रोसेस करेगा। तो यहाँ पर जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म है, क्या चीज़? ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। जो डेटा आप दे रहे हो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में? मशीन लैंग्वेज या मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। ये इसकी स्पेलिंग मैंने मिस्टेक कर दी, अंडरस्टैंडेबल। ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म से मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। तो जो इनपुट यूनिट होगा, सो इनपुट यूनिट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म ऑफ डेटा इनटू द मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। तो जो भी आपके कीबोर्ड होते हैं या माउस होते हैं, तो कीबोर्ड में जैसे आपने ए प्रेस किया है, कैपिटल ए प्रेस किया है, लेकिन जो कैपिटल ए है वो कंप्यूटर पे नहीं जाएगा, क्योंकि कैपिटल ए तो क्या है? ये आपका मशीन कोड में नहीं है, ये आपका बाइनरी कोड में नहीं है। तो कीबोर्ड का जो ड्राइवर होता है, हर एक जितने भी हार्डवेयर आप कंप्यूटर पे कनेक्ट करते हैं उन सब का एक ड्राइवर होता है। वो ड्राइवर क्या करता है? जो भी आप इनपुट देते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में। तो एक एक कॉरस्पॉन्डिंग जो स्कैन कोड होगा, आपको पता होगा कीबोर्ड की जितनी भी कीज़ होती है हर एक का एक कोड जनरेट करता है। तो जैसे ए का आस की कोड होता है 65, तो ए प्रेस किया मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्कैन कोड होगा 65, उसको अंडरस्टैंड करेगा, उस 65 को कन्वर्ट करेगा बाइनरी में, फिर वो सीपीयू के पास जाएगा। बात समझ में आ गई? मतलब कुल मिला के यहाँ पर इतना ही समझना है कि इनपुट यूनिट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग इनपुट टू द सीपीयू एंड इट ऑल्सो कन्वर्ट द इनपुट ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म इनटू द मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। तो कुल मिला के मशीन को यहाँ पर जो डेटा मिल रहा है वो किस फॉर्म में मिल रहा है? बाइनरी फॉर्म में मिल रहा है। अब उसको प्रोसेस करना। अब जो इन्फॉर्मेशन, देखो कंप्यूटर सिर्फ दो ही तरीके के ऑपरेशन परफॉर्म करता है, मतलब जो कैलकुलेशन करता है उसमें दो ही तरीके की कैलकुलेशन करता है, दैट इज़ वन इज़ कॉल्ड अरिथमेटिक एंड वन इज़ कॉल्ड लॉजिकल। भाई सीयू की बात करें तो सीयू तो कंट्रोल ही करेगा, ये कुछ कैलकुलेशन नहीं करेगा। कैलकुलेशन कौन सी यूनिट करेगी? एएलयू करेगी। मतलब प्रोसेस में जो आपकी चिप होती है उसके दो पोर्शन हो जाएंगे, एक एएलयू का और एक सीयू। एएलयू की अगर मैं बात करूं तो एएलयू की फुल फॉर्म थी हमारे पास अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो इसको ऐसा क्यों कहा गया? हमने अरिथमेटिक को अलग क्यों रखा और लॉजिकल को अलग क्यों रखा? क्योंकि दो तरीके की कैलकुलेशन ये कर सकता है। अरिथमेटिक का मतलब ये है कि जो अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं, दीज आर कॉल्ड प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, दीज आर बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन। प्लस माइनस, और देखो कंप्यूटर में मल्टीप्लाई का जो सिंबल होगा उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? हम एस्ट्रिक यूज़ करेंगे। ठीक है, एक्स यूज़ नहीं करेंगे। तो प्लस की जगह प्लस, माइनस की जगह माइनस, मल्टीप्लाई की जगह पर यूज़ करेंगे एस्ट्रिक, एंड दिस इज़ फॉर डिवाइड। ये जो स्लैश होगा, दो तरीके के स्लैश कंप्यूटर में होते हैं, एक ये भी होता है और एक ये भी होता है। दोनों में हमको डिस्टिंग्विश करना है। दिस इज़ फॉर डिवाइड एंड दिस इज़ फॉर स्लैश। व्हाट इज दिस? दिस इज स्लैश, दिस इज़ फॉर डिवाइड। तो जो जनरल मैथमेटिक्स में हम यूज़ करते हैं यही एंगल उसका रखते हैं हम। प्लस माइनस मल्टीप्लाई
डिवाइड, ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होंगे, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा प्लस लॉजिकल ऑपरेशन जो होंगे, लॉजिकल ऑपरेशन उसको कहेंगे जहाँ पर हमको कुछ कंपैरिजन करना है, ठीक है, जहाँ पर हमको कंपैरिजन करना है। जैसे मान लो मुझे करना है कि ए ग्रेटर देन बी और नॉट, तो जो जितने लॉजिकल ऑपरेटर्स होंगे उनमें रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ होंगे। जैसे आपका लेस देन हो गया, लेस देन इक्वल टू हो गया, ये ग्रेटर देन हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, लेस देन हो गया, लेस देन इक्वल टू हो गया, या नॉट इक्वल टू हो गया, इक्वल टू हो गया। तो ये इस टाइप के जो ऑपरेशन परफॉर्म होंगे उनको उसकी लॉजिकल यूनिट परफॉर्म करेगी। जैसे कंप्यूटर से आपने कहा कि 10 और 20 में से कौन मैक्सिमम है, ठीक है, तो अब इस केस में इसको लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, यहाँ पर कंपेयर करना है उसको। और जितने भी लॉजिकल ऑपरेशन होंगे उनका जो रिजल्ट होगा वो किस फॉर्म में आएगा, ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में आएगा। द रिजल्ट ऑफ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स। भाई या तो वो बड़ा होगा या नहीं होगा, या तो इक्वल होगा या नहीं होगा, तो ट्रू या फॉल्स के में इसका रिजल्ट आएगा। तो हम यहाँ पर बता रहे थे कि जब इनपुट दिया जाएगा तो कंप्यूटर से इनपुट मिला है, सीपीयू ने उसको प्रोसेस किया है। अब जो इनपुट मिलेगा, जो इंस्ट्रक्शन मिलेगी, उस इंस्ट्रक्शन को बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट उसकी कैलकुलेशन करेगी। लेकिन जब भी कोई कैलकुलेशन की जाती है तो उसको टेम्परेरी स्टोरेज की रिक्वायरमेंट ज़रूर होगी, ठीक है, और उस टेम्परेरी स्टोरेज के लिए हम यूज़ करेंगे मेन मेमोरी को, ठीक है, जिसको हम रैम भी कहते हैं। तो कंप्यूटर में क्या होती है, रैम होती है, दैट इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी। दिस इज़ मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है उसकी बनी होती है। हाँ, जैसे आपके जर्मेनियम हो गए, सिलिकॉन हो गया, ये आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल है। तो मेटल्स को आपको पता होगा 3 तरीके के मेटल्स होते हैं, वन इज़ कॉल्ड कंडक्टर, इंसुलेटर एंड देन सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर वो होता है जो कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है। तो कुछ उसी मटेरियल की आपकी रैम बनी होती है, इसी वजह से ये थोड़ी कॉस्टली होती है। तो अब जैसे यहाँ पर इनपुट दिया 10 + 20 का, ठीक है, तो सबसे पहले कंट्रोल यूनिट क्या करेगी, कंट्रोल यूनिट ये डिटेक्ट करेगी कि 10 + 20 का कुछ इनपुट आया है, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो सीयू का होगा वो क्या करेगी, 10 को, चूंकि इसके पास कुछ स्टोरेज का मैकेनिज्म नहीं है, तो 10 को यहाँ स्टोर कर देगी, 20 को भी यहाँ स्टोरेज कर देगी। फिर क्या कहेगी, एएलयू को कहेगी भाई आप ये जो 10 और 20 मैंने यहाँ पर स्टोर किया है इसको आप प्लस करके दीजिए। तो यहाँ से मेन मेमोरी से 10 एक्सेस होगा और 20 एक्सेस होगा, और उनके बीच में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, प्लस, क्योंकि प्लस करने के लिए बोला है। एएलयू उसको प्रोसेस करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा दैट इज़ 30, उस 30 को वापस से रैम के अंदर भेज देगी, मतलब मेन मेमोरी के अंदर भेज देगी, क्योंकि यहाँ पर स्टोरेज का मैकेनिज्म नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपके पास 30 आ जाएगा। 30 आने के बाद सीयू कहेगा भाई अब मुझे रिजल्ट मिल चुका है, तो वापस जो 30 होगा उसको कहाँ भेज देगी, आउटपुट यूनिट में भेज देगी, मॉनिटर में या फिर जहाँ पर भी जो भी आउटपुट की उसमें यूनिट है जिसमें भी रिक्वायरमेंट है। बात समझ में आई। तो ये पूरी जो कंट्रोलिंग थी ये सीयू ने की है कि यहाँ से इनपुट आएगा, किसको एक्टिवेट करना है, किसको क्या काम करने के लिए कहना है। अब वापस से देखिए यहाँ पर ये जो 30 होगा, ये तो मैंने आपको 10, 20 ऐसे बता दिया, लेकिन कंप्यूटर में ये 10, 20, 30 की फॉर्म में स्टोर नहीं होंगे, ये सारे हमारा बाइनरी फॉर्म में स्टोर होंगे। तो ये जो 30 है ये सारे हैं, तो वापस से जो आउटपुट यूनिट को जो इनपुट मिलेगा वो आपका बाइनरी फॉर्म में मिलेगा। तो आउटपुट यूनिट को वापस क्या करना पड़ेगा, इस बाइनरी फॉर्म को कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस फॉर्म में, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। तो इनपुट यूनिट का जो काम है उसका रिवर्स काम हमारा आउटपुट यूनिट करेगी। क्या करेगी, इट कन्वर्ट द मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म इनटू द ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, मतलब जो मशीन कोड है उसको वापस ह्यूमन कोड में ये कन्वर्ट करेगी। अब बच्चों बीच में अगर कंप्यूटर को ऐसा लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन उसको परमानेंट स्टोर करना है, तो फिर वो जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है जो कि हमारे कंप्यूटर में मेनली क्या होती है, हार्ड डिस्क होती है। व्हाट इज दिस, दिस इज हार्ड डिस्क, और हार्ड डिस्क में वो उसको परमानेंट स्टोर कर लेंगे। सो थोड़ा सा अब हम इसमें डिटेल में चलते हैं कि आपकी जो बुक है, बुक में क्या क्या बातें लिखी हुई है। सो ये आपका चैप्टर था, अ कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डेटा, प्रोसेस इट एंड जनरेट द आउटपुट। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। और बच्चों कंप्यूटर में एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, कई बार ऐसा बताया जाता है कि डेटा और इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये दो टर्म आती है, डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, इनमें क्या डिफरेंस। तो देखिए
डेटा मतलब हो गया कि जितने भी आपके रॉ फैक्ट्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 1947। अब कोई बताएगा ये क्या है, व्हाट इज दिस? ईयर है, या फिर ये कोई ईयर भी हो सकता है, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये इंडिया का जो इंडिपेंडेंस ईयर है वो है, या फिर ये वो भी हो सकता है कि ये इतने पैसे मेरे पास अभी जेब में रखे हुए 1947, या ये मेरी रैंक है, मैंने आईआईटी का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें मेरी ये रैंक आई थी। तो ये कुछ भी हो सकता है। तो जब आपके पास ऐसी कोई फिगर है जिसका कोई भी सेंस निकल सकता है, मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो क्या है? आपके पास डेटा है। अगर मैं कहता हूँ 1947 इज इंडिपेंडेंस ईयर, अब यहाँ पर पूरा आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है कि 1947 क्या है? इंडिपेंडेंस का ईयर है। तो ये क्या हो गया? अब ये डेटा नहीं रहा, ये क्या हो गया? इंफॉर्मेशन हो गया। सो इंफॉर्मेशन किसको कहेंगे हम? ऐसा डेटा कोई इंफॉर्मेशन कहेंगे, लेकिन ऐसा डेटा जिसका कुछ मीनिंग निकल रहा हो उसको हम क्या कहेंगे? इंफॉर्मेशन कहेंगे। ठीक है, तो डेटा हमारे पास क्या हो गया? डेटा की डेफिनेशन क्या कहेंगे? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। रॉ फैक्ट्स मतलब जो बिल्कुल रॉ हैं, जिनका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया 1947, या फिर मैं कोई भी नाम लिखता हूँ, जैसे मैं राम नाम लिखता हूँ, तो अब ये किसी स्टूडेंट का नाम भी हो सकता है, मैं हो सकता है भगवान का नाम लिख रहा हूँ, या फिर मैं कोई भी ऐसे ही कैरेक्टर लिख रहा हूँ, कुछ भी ये हो सकता है। ठीक है, और अगर मैं इंफॉर्मेशन की बात करूँगा, इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या बनेगी? मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ डेटा। मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ डेटा। डेटा की जो मीनिंगफुल फॉर्म है उसको मैं क्या कहूँगा? इंफॉर्मेशन कहूँगा। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल आपको बता दिया 1947 इज इंडिपेंडेंस ईयर। दिस इज अबाउट द डेटा एंड इंफॉर्मेशन। सो आई थिंक दिस इज क्लियर। तो बच्चों, कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि कंप्यूटर को जो इनपुट मिलता है, क्योंकि जो इनपुट मिल रहा है वो क्या है? रॉ फैक्ट्स हैं। ठीक है, क्योंकि वो जो रिजल्ट है वो नहीं मिला, रिजल्ट आपको मिला मतलब कुछ मीनिंगफुल वहाँ पर हो गया। तो जो इनपुट किया जाता है वो क्या किया जाता है? डेटा किया जाता है। और जब उस डेटा को सीपीयू प्रोसेस कर देता है तो आपको क्या मिलती है? इंफॉर्मेशन मिलती है। तो बच्चों, ये आपकी बुक में भी देखिए, ये डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है, या आपको दिख रहा होगा। तो कुछ ऐसा ही डायग्राम मैंने भी बनाया है। तो यहाँ पर क्या किया गया है? ये जो बीच का जो पोर्शन है, दिस इज कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। सो डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। सो इनपुट डिवाइस इनपुट करेगी, आउटपुट डिवाइस मतलब ये आपका पूरा प्रोसेस पार्ट है। तो इसमें जो आपकी रैम है और कंट्रोल यूनिट है और एएलयू है, इनको तीनों को एक साथ एक ही ब्लॉक में रख दिया है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी रख सकते हैं इनको, या जो डायग्राम मैंने बताया वैसे भी रख सकते हैं। और सेकेंडरी स्टोरेज के साथ भी जो आपका सीपीयू है उसका कम्युनिकेशन होगा। तो यहाँ पर सीपीयू को, यहाँ पर इन तीनों को मर्ज करके सीपीयू बना दिया। प्राइमरी मेमोरी, सीयू और एएलयू, इन तीनों को यहाँ पर मर्ज किया है एक ब्लॉक में, और फिर उसको सेकेंडरी स्टोरेज के साथ कम्युनिकेशन करके बताया। ठीक है, तो ये डायग्राम क्लियर हो गया बच्चों? सो व्हाट इज दिस? दिस इज द आंसर ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, और वी कैन से फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। अब हर एक के बारे में, अब इसमें मेनली हमारे कितने कंपोनेंट हैं? इनपुट डिवाइस या इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सीपीयू, सीपीयू के अंदर एएलयू और सीयू, मेन मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज, ये इतनी सारी चीज़ें हो गई। तो हर एक के बारे में 2-2, 4-4 लाइन हमको लिखने में आनी चाहिए। ठीक है, तो इसके आप नोट्स बनाएंगे। तो सीपीयू के बारे में देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मेनली मैंने आपको बताया, फिजिकली या सीपीयू कैन बी प्लेस्ड इन वन और मोर माइक्रोचिप कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, CPU is given instruction and data through the programs. The CPU then fetch the program data from memory and perform arithmetic and logical operation as per the given instruction and store the result back to the memory. समझाया मैंने ये पूरी बात आपको? इसको आप पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। CPU के अंदर मेनली 2 कंपोनेंट हमारे पास है, arithmetic logic unit and then control unit. So ALU perform all the arithmetic and logical operation that needs to be done as per the instruction in a program. CU क्या करेगा? CU control sequential instruction execution, interpret the instruction and guide data flow through the computer memory. गाइड करता है कि डेटा फ्लो किस तरीके से होना चाहिए। और सारे जो हमारे
डिवाइसेज हैं उनको ये कंट्रोल करेगा। अच्छा, इसका क्या मतलब है, कौन मुझे समझाएगा? CU कंट्रोल सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन एंड इंटरप्रीट द इंस्ट्रक्शन। इंटरप्रीट इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है? एनालाइज करना। तो CU इंस्ट्रक्शन मिलने का मतलब क्या है कि जो इंस्ट्रक्शन आपको मिली है, जैसे यहाँ पर आपको मैंने कहा था कि 10 और 20, 10 + 20 के लिए इनपुट किया है, तो CU उसको समझे तो सही, मतलब समझना, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो जो इनपुट मिला है या जो उसको आउटपुट करना है उनको इंटरप्रिटेशन करना। जो भी इंस्ट्रक्शन उसको मिल रही है, इनपुट देना मतलब इनपुट क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा प्रोसेस करने के लिए, तो उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना। तो एग्जीक्यूट करने के पहले तो उसको क्या करेगा, इंटरप्रीट करेगा, और इंटरप्रीट करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करवाएगा और गाइड द डेटा फ्लो। सो दिस इज अबाउट द CPU। इनपुट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। द डिवाइसेज थ्रू विच कंट्रोल सिग्नल आर सेंड टू अ कंप्यूटर आर टर्म्ड एज इनपुट डिवाइसेज। और देखिए यहाँ पर मैंने ये चीज़ बताई थी आपको, दीज डिवाइसेज कन्वर्ट द इनपुट डेटा इनटू डिजिटल फॉर्म दैट इज एक्सेप्टेबल बाय द कंप्यूटर सिस्टम। तो ये वो वाली बात हो गई जो मैंने कहा था कि जो इनपुट डिवाइसेज हैं वो कन्वर्ट करेंगे ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म को कंप्यूटर लैंग्वेज में, तो ये डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। बाकी इसके जो कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, टच स्क्रीन है, ये सारे हमारे पास इनपुट के एग्जाम्पल है। स्कैनर भी एक तरीके का इनपुट का ही एग्जाम्पल हुआ, क्योंकि यहाँ पर आप कोई पेज रखते हैं, उसको स्कैन करते हैं और वो कंप्यूटर पे जा रहा है। तो जो भी चीज़ आपके कंप्यूटर पे जा रही है, ठीक है, मतलब जिसके थ्रू आपका कोई सिग्नल जा रहा है कंप्यूटर में, वो सारे क्या हो गए, हमारे इनपुट डिवाइसेस हो गए। इसके बाद में आउटपुट डिवाइसेस की बात कर लेते हैं, वही इसका रिवर्स काम होगा, द डिवाइस दैट रिसीव डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, और ये वही वाली बात होगी, इट कन्वर्ट डिजिटल इन्फॉर्मेशन इनटू द ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। जैसा मैंने आपको बताया, रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करेगा इनपुट डिवाइस का। ये इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए, जैसे आपका मॉनिटर हो गया, इस पर भी आपका आउटपुट आता है, स्पीकर पे भी आउटपुट आएगा, प्रिंटर पे भी आउटपुट आएगा, 3D प्रिंटर्स, ये भी हमारा आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। इसके नोट्स आप ज़रूर बना लें। तो आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है और उसकी बेसिक वर्किंग क्या है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही पोर्शन हम डिस्कस करेंगे, फिर कल हम इसमें आगे बढ़ेंगे।